हेलो। Yatin, hi, I'm calling from club. ओके, यस। I just wanted to inform you, आप तैयार हैं पार्टी के लिए 31st? मैं तैयार हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार हैं एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। Yatin, I'm so sorry, पार्टी कैंसिल हो गई है यहाँ पे। पार्टी कैंसिल हो गई? Yes, I just came to know कि पार्टी कैंसिल करनी होगी क्योंकि सर वो 25-30 हजार लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब पार्टी कैंसिल हो गई? ऐसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हमने कहीं और बुकिंग नहीं करी, पैसे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, आप एंड टाइम पे मेरे को बोल रहे हैं पार्टी कैंसिल। Yatin, I know, but I'm so sorry, ये जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ रहे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इनकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी है हमने। बाकी लोगों से मेरे को क्या मतलब है बॉस? हमने आपको पैसे दिए हैं, आपको बुकिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले फिर? मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं आएंगे। सडनली मुझे पता चला कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। जब 25-30 हजार लोग, तो मैं क्यों बार बार आखिर ये है कौन? ये लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? यतिन, बहुत सारे लोग हैं जिनका इंतजार कर रहे थे हम, और ये सोच रहे थे कि 31st नाइट सब मिलके मनाएंगे। आपको मालूम है इनमें से वो कौन लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं इस साल? कौन? यतिन, इनमें से पेशावर के वो 100 बच्चे हैं जिनको हम चाह रहे थे कि वो भी 31st नाइट को एंजॉय करते, पार्टी करते। जो सिडनी में मारे गए हैं उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं इस पार्टी में। यतिन, इस लिस्ट में मैं ये सोच रहा था कि 31st नाइट में जब सारे खुश हैं तो इनको भी बुला लेना चाहिए। जो मुरादाबाद में लोग मारे गए, मैं सोच रहा था वो भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। लिस्ट तो इतनी बड़ी थी मेरी, और मैं चाह रहा था कि लिस्ट खत्म ना करूं और सबके साथ एक पार्टी करूं। त्रिलोकपुरी में जो लोग मारे गए ना, वो भी नहीं आ रहे इस पार्टी में। बॉस्टन में जो लोग मारे गए, हम सोच रहे थे कि वो भी पार्टी में आ जाएं क्योंकि उन्हें भी हक है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो भी नहीं आ रहे क्योंकि मार दिया दूसरों ने। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे थे हम इस पार्टी का कि पैलेस्टाइन में जितने लोग मारे गए, मैं सोच रहा था कि वो भी पार्टी में शरीक हों और सारे न्यू ईयर खुशी खुशी बनाएं। वो भी नहीं आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था यतिन के इन सब के साथ पार्टी करूं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और ने मार दिया इनको और इनकी पार्टी कैंसिल कर दी। आप कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से। नवेद, पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में मैंने क्या बिगाड़ा है? यतिन, कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, लेकिन आज मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि वो बच्चा जो गन पॉइंट के सामने खड़ा होगा, वो उस इंसान से कहता होगा कि अंकल मेरे क्यों गोली मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? आपने कुछ गलत नहीं किया है, पार्टी करनी चाहिए। लेकिन मैं सही में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे 31st नाइट को, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं ना उनकी 31st नाइट में आग लगाने के लिए, उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। यतिन, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के भी न्यू ईयर में दखल डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जितने लोग हमारे साथ आज नहीं हैं, ये सारे हकदार थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के। आप ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाए या ना बनाए कि आप सिगरेट छोड़ देंगे, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक रेजोल्यूशन बना लीजिए प्लीज। किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानेंगे जो दूसरे मजहब को बुरा कहता हो, क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आप मरते हैं, लेकिन ऐसी चीजें फॉलो करने से आपके साथ साथ आप 1000 लोग लेके मरते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमने ही हमको मार दिया। यतिन, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका मूड ऐसा कर दिया। मुझे मालूम है कि आपको पार्टी में जाना है, आपकी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलकर सब एक बार ये कोशिश करें कि सन 2015 31 दिसंबर को मैं कोई भी नाम ऐसा ना गिनवाऊं कि इनका न्यू ईयर इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। हैप्पी सेफ ईयर यतिन। हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेंट करने के, गाली देता है फिर कहता है बदमाश हूँ ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है वो? जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे कह दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं मैं नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं ये यहीं तो बैठा है काके, मनीष भैया भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जिन्होंने कंप्लेंट करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ वही बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही बुला है। इसे, बुला एक सेकंड। जब फोन दे इसे। मनीष भैया, क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है, उसी के साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ भाई, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें बना रहा है, उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे। आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप? जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब? अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए हो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो,
हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे, यार कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हों, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना जब आप वादे करते हैं हमसे, और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा, हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे, लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा। अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला ले। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं नवेद हूं आपके साथ। अमूमन रोज 7:30 बजे आप मुझे सुनते हैं, क्योंकि मुर्गा सुनना होता है आपको। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 9:30 बज रहे हैं। स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूं, स्टूडियो में रोहन भी हैं, जिनको मैंने बुलाया है। रोहन के पिताजी की सोच इस तरह की है कि लड़कियां अगर 9:30 बजे के बाद घर से निकलती हैं तो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि कभी भी उनका रेप हो सकता है। और आपको मालूम है, एक दिन पहले मैंने उनसे आवाज बदल के बात करी थी। उनका सोचना ऐसा है लड़कियों के बारे में। सुनिए जरा। ये देखो आप ये खामा खा चिढ़ा रहे हैं, उसका इशू बना रहे हैं। अरे यार वो सही कह रहा है कि जब मतलब 9:30 घर से निकल रही है लड़की, तो फिर क्या हो रेप ना हो तो कब से कह रहा हूँ ये बात, सबको बोले जा रहा हूँ, कुछ सुनता ही ना। यहाँ पे अब 9:30 बजे जब लड़की निकलेगी है, फिर क्यों हमारी लड़की का बलात्कार होगा? क्या माँ बाप है, क्या उनकी अकल है? 9:30 बजे के बाद तुम अपनी लौंडिया को घर से बाहर भेज रहे हो तो क्या होगा? ना समझ में आ रही इनके, तो क्या करें। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे इस दिन। चलो। मुझे अफसोस है कि बहुत गलत सोच है आपके पापा की। शुक्रिया कि आप इस वक्त जो स्टूडियो आए। तो परेशान तो नहीं है आप? नहीं नवेद, थैंक यू सो मच। पिताजी को कॉल लगाऊं? जी। हेलो पापा, ये मार रहे हैं मेरे को यहाँ पे दोनों पकड़ के साले। हेलो पापा। अरे कौन मार रहा है तेरे को? पापा इन दोनों ने पकड़ के रख लिया मेरे को, दोनों मार रहे हैं। कहाँ पे, किसने पकड़ा तेरे को? पापा ये दोनों खड़े हैं मेरे को, वो बहुत देर से मार रहे हैं पापा, पता नहीं क्यों पकड़ के रखा है मेरे को यहाँ पे। हेलो पापा हेलो कहाँ पे? हेलो कहाँ पे? अरे मारू ना इसे। क्यों मारेगा तू? मारू ना इसे। अरे हाथ में लगाना उसे। रोहन तो ये मुझे ये बता, तुझे क्या चाहिए? क्या? कुछ भी ना चाहिए मुझे, इसकी गलती थी, पिटेगा भाई। क्या 9:30 बजे घर से बाहर निकल रहा है और पूछ रहा क्यों मार रहे हो? 9:30 बजे? इसको अरे अब इसका मुंह बंद कर। अबे तो हाथ में लगाओ उसे। तो रोहन किया क्या है? कुछ भी नहीं किया भैया, 9:30 बजे घर से निकल रहा था। 9:30 बजे घर से बाहर निकलने में क्या कर दिया इसने? तो क्या कर दिया उन लड़कियों ने जो 9:30 बजे घर से बाहर निकलती हैं? अबे किसकी लड़कियां? सुधीर साहब, आपके घर की लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां। अपने लड़के की पिटने की आवाज सुनाई दी 9:30 बजे तो जान निकल गई आपकी। सुधीर साहब, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया, और मैं आप सब सुनने वालों को भी ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में किसी का इतना दिल मत दुखाइएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके बेटे रोहन ने मुझे बताया था कि पापा की जहनियत ऐसी है कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी 9:30 बजे तो उसका रेप होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 9:30 बजे अगर आपका बेटा घर से बाहर निकलता है और उसको कोई टांगे तोड़ देता है तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मुझे हैरत है इस बात की कि वक्त का लेना देना होता है रेप होने में। आप परेशान मत होइए। रोहन यहीं पे, रोहन यहाँ पे आओ। रोहन, पापा को बताओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हेलो पापा। हेलो हाँ रोहन। पापा मैं ठीक हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। सुधीर साहब, आप ये खुद मुझसे कह रहे थे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 9:30 बजे का लड़का घर से बाहर निकले तो उसकी टांगे तोड़ दो। सुधीर साहब, लड़कियां, उनके लिए भी तो यही कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके लिए भी तो यही उसूल है, उनके लिए भी तो यही कानून है, और उसी जगह आप ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे अगर लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो रेप तो होते ही। फिर तैयार रहें लोग रेप करवाने के लिए। क्यों सोचते हैं सुधीर साहब ऐसा? सुधीर साहब प्लीज रोइए मत। अगर आपको वाकई में एहसास हुआ है कि आपकी गलती थी ये सोचना, बल्कि आप भी लोगों को समझाइएगा किसी और तरीके से
कि जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बाहर निकलती हैं रात में 9:30 बजे के बाद तो उनके रेप हो जाते हैं, तो लड़की ना लगाया करें उस वक्त। असल में लड़की लफ्ज पता नहीं हमें क्यों गैर सा लगने लगता है। इसी में तो है आपकी बहन, इसी में तो है आपकी माँ, और इसी में है आपकी बीवी, इसी में है आपकी बेटी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये लिख के रख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां घर से रात में बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, अगर हम सब उनकी बात मानने लगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब वो ये भी कहने लगेंगे कि लड़कियां सांस लेती हैं तो रेप होते हैं। तो छुड़वाना पड़ेगा हमें सांस लेना। प्रॉब्लम पता है कहां है सुदीप साहब? प्रॉब्लम यह है कि कुछ लड़कियां 9:30 घर से बाहर निकलती हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां 9:30 बजे घर से बाहर निकले, इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफजदा हो जाएं कि ये हो क्या रहा है और किसी का माई का लाल किसी को छू ना सके। आप परेशान मत होइए प्लीज। ना मैं अपनी गलती मानता हूँ कि दोबारा सबको बताना, सब आदमी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाबंदियां हमें अपनी लड़कियों पे नहीं, बलात्कार करने वालों पे लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब, यहाँ से रोहन निकल रहे हैं और ये तकरीबन आधे घंटे में आपके घर पहुंच जाएंगे। और अब आप सब सुनिए, इसी तरह हमारे घर की एक लड़की थी निर्भया, जिसका रेप किया गया था और रेप करने के बाद मार दिया गया था। सुधीर जी की तरह लड़कियों के बारे में सोच इसकी भी थी, मुकेश की, जो इस रेप केस में प्राइम एक्यूज्ड है, कि गलती निर्भया की थी कि वो 9:30 बजे घर से बाहर निकली। अब हम क्या कर सकते हैं? इस माशरे को ठीक कर सकते हैं और कम से कम ये कि जो निर्भया चली गई, कम से कम निर्भया को ऊपर जाके तो इतना इत्मीनान हो कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। इस तरह के काम करेंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे। हेलो माथुर जी, माथुर जी। हाँ जी, कौन? माथुर जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। आपका नंबर मुझे ट्यूलिप 9 से मिला था। जी बताइए। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना? हाँ जी। माथुर जी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा ये, आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल मैटर्स, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया ना? नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? मैं सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया अभी तक। देखिए, पहचानने में जितना आप टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा अगर आप मुझे बता दें कि क्या इंपोर्ट कराया था, तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। नहीं, वो तो हम सर, हमारा डेली का काम है, हम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया था? सर वो उस चीज को छोड़िए ना। देखिए, फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं, फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके पास आऊं और फिर मैं पूछूं। नहीं, देखिए, मेरी साहब, मैं आप कस्टम से बोल रहे हैं क्या? मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे आपने क्या इंपोर्ट कराया है और क्यों इंपोर्ट कराया? वो सब कुछ नॉलेज में है, सबकी नॉलेज में। किसकी नॉलेज में है? आपने पेपर साइन किए थे कि आप मंगवा रहे हैं वहां से? अब सर, ऐसी तो कोई हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं थी उन्होंने। माथुर जी, मुझे लग नहीं रहा कि आप बताएंगे, लेकिन मैं सबको बता, मैंने और मैं मेरी आईडी से नहीं ऑर्डर हुआ है। मेरी बात सुनिए माथुर जी, सर वो मेरे पार्टनर माथुर जी, आप मेरी बात सुनिए। पार्टनर गया भाड़ में,
अब अगर इस मुर्गे को आप आगे सुनना चाहते हैं और आपको ये आवाज नॉर्मल तरीके से सुननी है, को मैं ये बताना चाह रहा था माधुर जी कि उनको 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुर्गे में मेरी आवाज आपको बिना कट के आए तो आपको महीने के 750 रुपए देने पड़ेंगे। और आप अगर ये चाहते हैं कि मुर्गे के अंत में क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ, ताकि आप हंसें या आप गुस्से में आए, तो आपको 1000 रुपए नवेद के अकाउंट में डालने होंगे। साउंड बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंचे विदाउट एनी नॉइस, तो आपको 1500 रुपए पर महीना नवेद के अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। थैंक यू सो मच अभिनव। अब मैं बाकी चीजें सबको बता देता हूँ। ओके। जरा सोचिए कि मुर्गा सुनने के लिए बार बार मैं आपसे कहूँ कि जब मुर्गे की आवाज खराब हो रही थी, अगर नॉर्मल तरीके से सुनना चाह रहे हैं तो आप 150 रुपए और दे दीजिए मुझे। कैसे लगेगा? वादा खिलाफी कर ली मैंने। ये सोचिए मैं आपसे ये कहूँ कि विदाउट डिस्टर्बेंस आप मुर्गा सुनना चाहते हैं, वहां पे 1200 रुपए जमा कराएं, फिर आपको पूरा मुर्गा सुनने को मिलेगा। इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि लड़ाई जारी रहे। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब सीधा ये होता है, अगर आपके समझ में नहीं आया, कि जब मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे फेसबुक पेज पे आएं आरजे नवेद पे, वहां पे सिर्फ आप पेज लाइक करें, आपको पूरा मुर्गा फ्री सुनने को मिलेगा। या फिर इंडिया में कहीं भी रेडियो मिर्ची सुनिए, मुर्गा फ्री। बाद में ये कह दूं पूरा तो मिल रहा है, लेकिन मुर्गा साफ सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और, मुर्गा विदाउट डिस्टर्बेंस सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और। कैसा लग रहा है सर इस वक्त? इस बात की भी उम्मीद है मुझे, काश ये मुर्गा मोबाइल ऑपरेटर्स भी सुन रहे हो। और शुरू में जब उनको लगा था थोड़ा सा मजा आ रहा था और अचानक से आवाज चली गई, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? अब ये क्या ड्रामे हैं यार, है ना? मजा ही चला गया सारा। इसी चीज को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। जब आपने ये वादा कर लिया था कि इंटरनेट ले लो हमसे, बाकी जो चाहे करो, जैसे मैंने वादा किया था कि फेसबुक का पेज लाइक करिए, बाकी जो चाहे करें आप, सब फ्री। इसी तरह इन्होंने हमसे वादा किया था, मोबाइल ऑपरेटर्स ने, आपने हमसे वादा किया था कि आपको इंटरनेट दे रहे हैं, बाकी जो चाहे करें। ये बाद में अचानक से, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, उस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, ये तो गलत है ना? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं मालूम था कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, तो इसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जब स्मूथ चल रही है और उसके पैसे आप देते हैं और अचानक से बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस को हटाने के पैसे आपसे मांगे जाएं, तो नाजायज हो जाएगा ना ये। इसी तरह हमारे साथ नाजायज ना हो। सेव द इंटरनेट। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने ये वादा किया था कि आप इंटरनेट का पैकेज ले लीजिए, आप जो चाहें करें, है ना? लेकिन मान के चलिए कि यही मोबाइल ऑपरेटर्स इसी तरह मुर्गा सुनाते हैं आपको और बीच में डिस्टर्बेंस डाल देते, या बीच में कहते हैं मुर्गा धीरे चल रहा है, इसको तेज सुनना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो बुरा लगता ना आपको? जी, क्योंकि वादा कुछ और किया था और कह कुछ और रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुर्गा बनाने की कोशिश कर कौन रहा है, मैं या मोबाइल ऑपरेटर्स? खास तौर से इस मुर्गे को जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है नेट न्यूट्रलिटी की बात करिए, एंड प्लीज सेव द इंटरनेट। हेलो जी, हाँ जी, मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? आप जी बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बताइए। आपकी दीदी यहाँ पे अभी आई थी हॉस्पिटल। हाँ, रिसेप्शन से वो जब स्टेयर्स उतर रही थी, उनका पैर फिसल गया और वो थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो मुझे लग रहा है इनके हेयर लाइन फ्रैक्चर है। और वो अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ और वो वहाँ पे हैं दीदी। आपको तकलीफ काफ़ी है उनको, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं एक मिनट, गिरी है वहाँ पे? हाँ, आपकी दीदी हैं, वो रोते हुए बता रही थी कि भैया को फ़ोन कर दो, तो मैंने अपनी मोबाइल से किया है। उनका मोबाइल उनके पास है, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल विग्नल जा रहे हैं ना, वो भी गिर गया था। मैंने इसलिए नहीं किया फ़ोन के, आप पैनिक करें, आप परेशान मत होना। लेकिन ये है कि आधा पौन घंटे से वो अभी चिल्ला भी रही हैं, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है छोटा मोटा है उनके। तो दीदी है कहाँ पे अभी? अभी वो रिसेप्शन पे ही बैठी हुई हैं, 1.5 घंटा पहले गिरी हूँ, ये रिसेप्शन पे बैठ के रो रही है बहुत तो तेज। रिसेप्शन पे क्यों बिठा रखा है? तो अंदर लेके जाओ ना। मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता सर उनको अभी। अरे क्या पागल आदमी, तो फोन क्यों कर रहा है फिर मुझे? तो अंदर एडमिट कराना मेरे भाई। सर रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं ना ये लोग। भाई बड़ा आदमी है तू। और कोई लोग नहीं है वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारा हॉस्पिटल का वहाँ पे? अभी तूने फोन किया, मैं आके साले 2500 रुपए दे दूंगा। अभी काम तो शुरू करो ना। नहीं सर, मैं नहीं ले जा सकता वहाँ पे, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन लगते हैं ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। पागल हो गया क्या बहन? तू 2500 ले लियो। मैं अभी तूने फोन किया, मैं पहुँचने में टाइम लगेगा ना, तो उनका काम तो शुरू करवा, मैं आ रहा हूँ। 2500 रुपए दे दोगे आप? 2500 रुपए मारूंगा तुम्हारे मुंह पे साले। कंफर्म करने से पहले ही मारोगे आप? अभी क्या कंफर्म? कि जो कॉल करी है मैंने, ये जेन्युइन भी है या नहीं, जो आप 2500 रुपए फौरन देने के लिए बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहा है तू? आई एम सो सॉरी जी। आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान रखें कि आपकी दीदी गिरी नहीं है,
और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब ये क्यों बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी इस बात को समझिएगा। मेरी दीदी ठीक है कि नहीं है? आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है। क्यों फोन किया है मुझे? जब मैंने फ़ोन किया तो आपने कंफर्म नहीं किया कि ये 2,500 रुपये जो ले रहा है ये इंसान, ये जेन्युइन भी है या नहीं। लेकिन तकलीफ में थे आप और परेशानी में थे तो 2,500 रुपये आप मेरे मुंह पे मार रहे थे। एक एनजीओ है, इन्होंने ये लिखा था परसों कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है वहाँ के जो लोग परेशान हैं उनके लिए डोनेट करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें। और आपने नीचे कमेंट में ये लिख दिया कि ये सब झूठ है, इस तरह के धंधे बंद करो, मुझे मालूम है सारे पैसे कहाँ जाते हैं। आपने कमेंट में ये तक भी लिख दिया, ये मेरा नंबर है, मुझसे पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा के देखो। मुझे मालूम है कि ये की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, क्योंकि वो एक इंसान है तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे जो लोग अर्थक्वेक में परेशान हैं, जो लोग अर्थक्वेक में खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार बिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करे। ये जरा सोचिए तो सही, आप तो दिल्ली में ही थे जब ये अर्थक्वेक आया है। जिस वक्त ये झटके लग रहे थे ना हमें, उस वक्त रूह कांप गई थी लोगों की कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो क्या होगा। ये हम सबको मालूम है कि हम नेचर से, कुदरत से लड़ नहीं सकते, ये किसी के हाथ में नहीं था अर्थक्वेक रोकना। लेकिन हम सबके हाथ में है उन लोगों की मदद करना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, जो इस हादसे का शिकार हैं, जिनको मदद की जरूरत है। ये मैंने पता किया है नेपाल फोन करके, वहां पे बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मलबे में दब गए हैं और मर गए हैं। आपको मालूम है वो बच्चे अपने माँ बाप तक को याद नहीं कर रहे क्योंकि भूख लग रही है उनको, क्योंकि खाना खाना है उनको, क्योंकि चोट लगी हुई है उनको। मुझे मालूम है कि आपने कोई बुरा काम नहीं किया, ये इंसान की मर्जी होती है कि वो किसी की मदद करे या ना करे। लेकिन कम से कम एक ऐसा एनजीओ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि नेक काम कर रहे हैं, अगर वो लिखते हैं कि नेपाल के लोगों की मदद करें, तो अगर हम उनको बढ़ावा भी नहीं दे रहे तो कम से कम ये तो ना करें कि हम ये लिख दें कि झूठ बोलना बंद करो और अपने आप पैसे कमाने बंद करो। एक बात सोचिए जरा, जब अर्थक्वेक आता है या ऐसी कोई परेशानी होती है तो मेरे हिसाब से सबसे करीबी जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए वो पड़ोसी होता है। आपके फ्लैट के बराबर वाले भाग के आ जाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं। तो ये भी पड़ोसी है नेपाल, और जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो, दुनिया में कहीं भी इंसान अगर परेशान हो तो हमें मालूम है कि हमें मदद करनी चाहिए और आप करते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा गलत किया कि इस तरह का कमेंट लिख दिया कि आप पैसे कमाना बंद करिए। हो सकता है दुनिया में इस तरह के लोग हों जो इनके नामों पर पैसा कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो उनके अमाल उनके साथ हैं और उनका जवाब इस चीज का देना होगा। लेकिन हम ये सोचने लगे कि सारे ही झूठे हैं और कुछ करें ना, तो अर्थक्वेक की कोई खास दुश्मनी नहीं थी नेपाल से। वो दिल्ली में भी आ सकता है, हिंदुस्तान में भी आ सकता है, दुनिया में किसी भी जगह आ सकता है। फिर हम ऐसे ही मोहताज होंगे खुदा न खास्ता मदद के, और अगर वो इसी तरह इग्नोर कर दें तो बहुत तकलीफ होगी हमें और हमारे बच्चों को। जरा इस बात को सोचिए कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर से कितनी तकलीफ होती होगी किसी को जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए। अर्थक्वेक में किसी का दब जाना और मर जाना, इससे ज्यादा तकलीफ की बात हो नहीं सकती उनके लिए जिनके घर वाले बच गए हैं और वो देख रहे हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं। सॉरी नावेद। अब मैं आपसे मदद चाहता हूं, आप डोनेशन की शुरुआत ऐसे करें कि इस चीज को इतना फॉरवर्ड करिए कि किसी के जहन में अगर नहीं भी है उनकी मदद करना, डोनेट करना, तो वो मजबूर हो जाए और उसको एहसास हो कि लोग परेशान हैं। प्लीज इसको शेयर करिएगा। खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और दुआ करिए इस वक्त नेपाल के लोगों के लिए। हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें। मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं, मैंने विद बिल लिया था। पता नहीं क्या हुआ, चलाते इसकी बैंड अपने आप बंद हो गया। ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इसमें पता है क्या हुआ था, एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से। डाटा तो बच गया ना मेरा? डेटा बच गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं। कब आऊंगा फोन रात में? लेने क्यों आओगे? फोन आपने कहते रहे हो आपने ठीक कर दिया? वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था। बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया। आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा खा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी।
तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे। यार जब भाभी जी निकली ना, मैंने पहले बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे। सर मेरी क्या गलती है, आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना। तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा एजेंसी आपके फोन की। एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं आप। माँ का बहन के, तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहां तक गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, फिर अब तो बिल्कुल ठीक हो गया है ना। बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया, आप सेट कर। फोन दे रहा है, मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। पहले ये बता तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन क्यों दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया। अब घर पे भाभी जी बहन, मैं घर पे जाऊंगा मेरा तलाक हो जाएगा, बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन। तेरी इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ दे जाओ दे जाओ दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। जब मेरी बहन तो अच्छे से। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अभी के अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कहे कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, अब मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी, सुपर्णा आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ किसे फोन मिला दिया तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं थे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ हाँ हाँ। वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। मुझे मालूम है ऐसी आपकी हालत खराब हो सकती है अगर आपका फोन आपकी वाइफ के हाथ में लग जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है। अपने एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन से एक ऐप डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद। अगर आपकी वाइफ के हाथ में आपका फोन लग भी गया और इस ऐप में वो चली गई, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक यहां से बाहर निकलेंगी नहीं, इतने मुर्गे सुनेंगे। हाँ, हर जगह होता है ना कंडीशन सप्लाई। शर्त यह है कि कहीं यही वाला मुर्गा वो ना सुन ले। हेलो ये जी। हाँ जी। आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे बीच में आपको फ़ोन किया है सर। आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला था। अभी मैं ये काफ़ी दिन से मैंने सोचा भी आपसे थोड़ी हेल्प ले लूँ। मैं बीच में काफ़ी आपको ट्राई करना चाह रहा था, आपका नंबर था नहीं सर। ये बनवाना था तो मैं वहाँ भी गया भी था, इंटरव्यू सब हो गया वो, लेकिन मिल नहीं रहा है। भाई साहब पहले तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं आपका नहीं, आपको मेरा नंबर दिया किसने? आई एम सॉरी सर। और इसमें मैं क्या करूँगा? अगर नहीं हो रहा तो भैया मेरा क्या काम है इसमें? कहीं और ट्राई कीजिए आप। मतलब मैंने आपसे इसलिए फ़ोन किया था, मैंने तो आपको एक वजह से फ़ोन किया था सर। नहीं, मेरे पास क्यों फ़ोन किया आपने? जो आपका काम नहीं हो रहा वो वहाँ जाके कराइए, मैं क्या करूँगा इसमें? नहीं सर, उन्होंने तो मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा इसमें? तो आप करा देते सर। नहीं, मैं नहीं करा सकता ना, ये जो काम जिसका वही कराएगा, मैं नहीं करा सकता ये काम आपका। आप वहीं पे जाके ट्राई कीजिए। सर आई एम सॉरी बट सर कुछ ले दे के अगर आप। ये क्या बदतमीजी है? क्या ले दे के? जो काम मेरा नहीं है उसके लिए मेरे को फोन कर रहे हो? मेरा सर कुछ पैसे मैं अगर आपके घर पहुंचवा दूं, मतलब आज ही पहुंचवा दूं, मतलब। अबे गधे साले, तू मेरे को रिश्वत दे रहा है? तेरे को पता है तू क्या बात कर रहा है? सर वो मिनट के अंदर अंदर करवा सकता हूँ मैं।
हिम्मत कैसे हुई तेरी रिश्वत की बात करने की मेरे सर सर क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय हो इसलिए मैंने क्यों? रिश्वत की बात कर ली। तो क्या 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 सारे सरकारी एम्प्लॉय रिश्वत लेते हैं? तो फिर ये कैसे हो गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट हो गया? तो फिर ये कैसे आपने पोस्ट कर दिया कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, इनको देश से निकाल दो? आपके बताने से पहले ही मैं इस बात को मानता हूं कि हर सरकारी आदमी रिश्वत नहीं लेता। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं सर कि रेडियो पे आने के बाद मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जब मैं आया था ना रेडियो में तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है आपकी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप रिश्वत से नफरत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन इतनी ही नफरत एक दूसरी कम्युनिटी से जो कि आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ रहती थी और रहेगी। साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मुझे लगा कि मैं इस तरह आपको समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाए। फेसबुक का एक पोस्ट शेयर करने से आपका कुछ नहीं है सर, है ना, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इस चीज को आपने शेयर कर दिया। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अब मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को? एक एयरक्राफ्ट में एक मुसलमान के कैन मांगने से उसको मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये मुसलमान है, तो कैन के ढक्कन से वो लोगों का गला काट देंगे। मैं खुद मुसलमान हूं और इस्लाम कहीं से कहीं तक इस तरह की तालीम नहीं देता। मैं आपको सही बताऊं, इस्लाम गले काटने की नहीं, गले मिलाने की बात करता है। बल्कि किसी भी मजहब में एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को मारना ये कभी नहीं बताया जाता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के घर घर जाके नहीं कह सकता मैं कि एक दूसरे से मोहब्बत कर लीजिए। और उन लोगों से भी मेरी नाराजगी है जो मुसलमान होके हिंदुओं से नफरत करते हैं और इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो, उनसे नाता खत्म कर दो। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक मुसलमान को जान से मार देने में भी इतनी ही तकलीफ होती है इस इंसान को जो मरता है, और एक हिंदू को मार देने से इतनी ही तकलीफ होती है इस इंसान को जो कोई मारता है। इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि रिश्वत ना किसी से लेंगे और ना ही किसी को देंगे। और मुझे मालूम है ये फेसबुक पे जो आग उगल रही है आजकल, ये पता नहीं कहां से शुरुआत हुई है और हम सिर्फ पुश करते हैं इस बातों को। जरा सोचिए, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो भी गया कि आपने गलती करी तो आप जिम्मेदार हैं उन 150 लोगों के जिन्होंने ये जाके शेयर किया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी को जाके बताएं कि नहीं, मुसलमान गलत नहीं होते, मुसलमान साथ में रहते हैं, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करना जानते हैं। अगर हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है। उसकी सजा एक इंसान के तौर पे उसको मिलनी चाहिए कि ये काम इसने गलत किया है। अगर आपके हिसाब से इस दुनिया को भगवान ने बनाया है और सारे बंदे भगवान के हैं, और अगर मेरे हिसाब से इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तो हम में से किसी को भी यह हक नहीं है कि अल्लाह या फिर भगवान के बंदे को हम तकलीफ पहुंचाएं। एंड आई एम सॉरी अगर कोई बात बुरी लग रही है आपको। मुझे इस बात पे ही बहुत ज्यादा खुशी है। ये भी हो सकता था कि आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते अगर आपकी जहनियत वैसी होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप बात को समझ रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल गलत मत समझिएगा कि मैं एक मुसलमान होने की वजह से फोन कर रहा हूं, मैं एक इंसान होने की वजह से फोन कर रहा हूं। किस तरह दुनिया को ये समझाऊं कि कोई साहिबा अगर बुर्का पहने हुए हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान की अगर दाढ़ी है तो जरूरी नहीं है कि बॉम्ब उसके पास है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के खौफ से दाढ़ी रखता है वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, बॉम्ब से तो क्या उड़ाएगा। फेसबुक में न जाने किसने ये शुरुआत करी थी एक इंसान के फोटो के साथ। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं जिनके साथ काम करता हूं आधे से ज्यादा हिंदू हैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए, आज तक छोटी सी शिकायत ना मुझे उनसे मिली ना उन्हें मुझसे मिली। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता हमारी मोहब्बत का। नावेद, आपसे वादा करता हूँ कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि ये काम ना करें और ये सब गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जो सुन रहे हैं। एक दूसरे से इतनी नफरतें करने के बाद मुझे तो यही अंदाजा हुआ कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। क्या सबने इंसान ना होने की कसम खाई है? प्लीज इंसान बन के रहें। हेलो
ध्रुव महेश बोल रहा हूँ, उदय ने नंबर दिया था और यस यस राइट राइट हाँ हाँ वो उदय बता रहा था काम कोई वो है ना, काम चेन का चक्कर है क्या है। राइट तो राइट। ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ। अपने काम में कितना टाइम लगा देते हो एक दिन में? डिपेंड करता है, मैं मतलब कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। कमा कितना लेते हो? कमाने का डिपेंड करता है सर, काम पे चलने का है 15,000 से 20,000। You work for 14 hours every day. You are just earning 15 to 20,000. एक साल में क्या 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? ये है क्या मतलब ध्रुव, मेरे को क्या मतलब वो जॉब है क्या है ये जॉब नहीं है, ये तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी है। तुम मेरा एग्जांपल ले लो, मैं ना पहले 20 से 25,000 रुपए महीने कमाता था। आप मतलब अब मैं कम से कम महीने में मेरा 1.5 से 2 लाख कहीं का नहीं जाता, रखा हुआ है, समझ लो। तो मैं अपना काम छोड़ दूं मतलब ये करने के लिए? वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें करना क्या होता है? जैसे आप करना कुछ नहीं है, हाँ। बहुत सिंपल है। तुम पहले मेंबर बन जाओ, ठीक है? उसके बाद तुम फिर 6 मेंबर बनाओ। मैं मतलब तुमने बना लिए 6 मेंबर, ठीक है? वो 6 बनाएंगे 6 मेंबर, फिर वो 12 मेंबर अपने मेंबर बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ता जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होता जाएगा वो सारे तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा। मैं अपना काम छोड़ दूं? अब तक तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए काम। तो अभी तो अरे कर लूं। मेंबर कल से ज्वाइन कर लो और कल से मेंबर बनाने शुरू कर दो। नहीं तो मैं थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लूं, फिर मैं अभी बन जाता हूँ। नहीं तुम आराम से काम खत्म कर लो। आज का टाइम खत्म ले है, लो, बस कितने टाइम ले एंडिंग लो, पे है, कर लो, खत्म है, उसके एंडिंग बाद पे है, कल- खत्म है। आप होल्ड तो करो, एंडिंग पे है। माई दे दे, माई तेरा बच्चा भूलता है ये। माई माई रोटी दे दे माई, ये लो रोटी। ये बच्चे दिए माई। हाँ ध्रुव, यहाँ से खत्म कर दिया मैंने काम। रोटी खा ली, रोटी तो खा ली। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा है तू? काम अभी किया है, ये खत्म आज से। अबे तू भीख मांग रहा है? तो तुम भी तो मांगो कुछ दिन के बाद। अबे मैंने अभी शुरू कर दी। बाबूजी BMW मर्सिडीज स्कूटर दिला दे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू जो काम बता रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा काम तू करेगा तू भी मेरी जगह आ जाएगा भाई। तू पागल हो गया? तेरी ऐसी की तैसी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब। मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने एक बुक लिखी है, बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है। ये किताब खुसूसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है, और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए। मुझे 2-4 ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है। देखिए हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी। और हमारे पास बॉम्ब्स है। अरे भाई आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप। नहीं बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है। आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में। और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था। अरे भाई ये जुल्फकार साहब होल्ड करिएगा जी, बताओ क्या मसला है और ये कौन है? वालिद हैं ये क्यों खफा हैं तुमसे और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं। अरे मसला क्या हो गया? मसला देखिए ये देखिए जुल्फकार साहब, ये एक लड़का है, उसके बाप साथ में है और आके ऑफिस में बैठ गए और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले। इधर आ, फोन पे आओ और इनसे जुल्फकार साहब है सलाम करो सबसे पहले तो, और बात करो। सलाम वालेकुम सर। भाई माजरा क्या है ये तो बताइए आप। ये देखिए मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ। मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे तो बाप है, ऊपर से हक बात कह रहे हैं। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ। और तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या? तो बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा। तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ बाहर जाओ। जुल्फकार साहब ये देखिए कि बाप हैं उसके और कहना नहीं मान रहा और बहस कर रहा है, बाप से बहस कर रहा है। अजीब ही हो रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर हैं, हम बाप से बेहतर हैं। साथ में किताब भी लिख रहा है, हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है। इसको तो मैंने समझाया है, ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप होता है
अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूँ। तो मैं सिर्फ जुल्फकार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है, एक हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास। फिर जुल्फकार साहब आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं, हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं। तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे और आपकी कदर करते थे हम तो, लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया, तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अरे नायर फोन काट तेरी का बच्चा सुअर। अरे हेलो सरस्वती जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? सरस्वती जी मैं उद्दम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे। कैसी रही मीटिंग? आप लड़की देखा है? मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी। ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता। फिर बेटा बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे। हाँ, घर की। तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे। शाम में? हाँ। तो मीटिंग अच्छी रही? लड़की के पापा मम्मी उनकी सबसे मिल लिया? हाँ, सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। अच्छा, इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ नहीं, मेरे को भी, मैं बताऊँ सरस्वती जी, जब मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती जी को बताता हूँ अपने लड़के के लिए। देखिए बस ऊपर वाले की कृपा है, सबके मतलब जहाँ जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं, देखिए खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी, मैंने कहा यार कितना खिलाओगे? बोले नहीं खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था, पर देखो हम उससे कोई ये तो है नहीं खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पूछ पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाना ही बनाए, लेकिन ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना चाह रहे होगे ना। बनाए या ना बनाए वो उसकी किस्मत है, पर आना चाहिए। इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था जब आप वहाँ से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। पूछा आपने? हाँ मैंने पूछ लिया, मैंने कहा उसकी माता जी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है? क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है? तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है अब क्या इसकी तारीफें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है? तो क्या उन्होंने कहा कि सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुंह बना लेती है। ऐसे मुंह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक, फिर ऐसे ये सेल्फी पाउडर बना के क्लिक, तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी सरस्वती जी वो मुंह बनाती है, मुर्गा बनाते हैं। और ये धन्यवाद माता जी। अच्छा धन्यवाद बेटा। हेलो ध्रुव जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें। आप भगवान समान हैं और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूँ। मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से, गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा? एक तो मुंह लगाओ इनके, ऊपर से मुंह लगाओ, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया? इसने पहले वोट डाल दिया है। तेरे को पता नहीं है किस किसने वोट डाल दिया, किस किसने? उसकी औकात है मैं उसका मुंह लगाऊं? इतनी देर से मैं आ रहा हूँ, फोन काट इसका।
एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक। यही औकात होती है तुम्हारी, यही औकात होती है, यही औकात होती है। इस बात को आप और जिंदगी भर यही याद रखना कि एक नेता के झूठे बहाने जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी गाली देने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझो कि मैं रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा हर किसी को। नेता प्यारे करके दिख। ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही है। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल। गुड, ये होते हैं अक्लमंद इंसान, अक्लमंद नागरिक। हेलो, जब मैं बात कर रही हूँ उनसे और मैं क्लियर कर लूंगी, डोंट वरी। इज दैट मिस्टर राजीव? yes, Mr. Rajiv, I am Kopal. I am Nimisha's friend. yes. Mr. Rajiv, I just wanted to tell you, निमिषा इस वक्त बहुत परेशान है। ओके, निमिषा wanted to tell you, but उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मुझे कहा, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, right? क्या हुआ? So, Nimisha doesn't want to go to Goa with you. Kopal, but can I talk to her? उसने अभी भी अपना मोबाइल बंद कर रखा है। She's crying, I don't know why. But ऐसा क्यों? It's very important work over there. नहीं, लेकिन उसने मुझसे बोला कि उसके मतलब का काम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफी important meeting है and she needs to be there. Oh sorry, Nimisha doesn't want to go. This is so unprofessional. एकदम से मतलब हमें आके बता दिया। अभी मंडे को ही जा रहे हैं हम लोग। इसने मोबाइल भी बंद कर रखा है। अभी ये जिस लैंडलाइन के पास बैठी हुई है, मैं भी उसी पे कॉल कर रही हूँ। इफ यू वांट टू टॉक टू हर, आप बात कर सकते हैं। द नंबर इज 012222496। I'll talk to her. हेलो। निमिषा, what is this? तुम गोवा नहीं जा रही मेरे साथ? नो सर, क्या हो गया? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, आई डोंट वांट टू गो। कम ऑन, हम 2 दिन में वापस आ तो रहे हैं। मैं वहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ। आई डोंट नो सर, जब मेरा काम नहीं है वहाँ तो आप क्यों ले जा रहे हो? निमिषा, जस्ट मेरे साथ चलो। We'll be back in 2 days. आप एक काम कीजिए, पापा से बात कर लीजिए। पापा? किसके पापा? हाँ, तेरे पापा। कौन? राजीव। हाँ बोल रहा हूँ। जितनी बातें तू इस लड़की से कर रहा था, ये आवाज इसकी मेरे पास रिकॉर्ड थी। मुझे मालूम था कि निमिषा तेरे साथ जाना नहीं चाहती गोवा, और तुम भी मजबूरन उसको लेके जा रहे हो। किस तरह के कुत्ते इंसान हो यार तुम। राजीव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे शर्म आती है तुम पे कि पढ़े लिखे इंसान होके। एक बात सुनो, जब तुम्हारी बेटी होगी ना और वो इंटर्नशिप पे जाएगी, नई जॉब पे जाएगी, तो अपनी बेटी को भेजना गोवा ट्रिप पे किसी जरूरी काम से। यू अंडरस्टैंड? Just 1 minute, listen to me. मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो हम कुछ सीरियसली काम के लिए जा रहे थे। किस काम के लिए जा रहे थे? Sir, it's a corporate work. You won't understand. निमिषा से जब मेरी बात हुई थी, उसने ये कहा था कि उसको कंपनी में 1.5 महीना भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट वर्क कौन सा दे रहे हो उसको तुम? और अभी जब बात कर रहे थे, गोवा में कोई काम नहीं दे रहे थे तुम उसे। नावेद, you're not listening to my point, यार। Can we please meet? ऐसे इंसान से मिलना नहीं, मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। Listen to me, एक बात तो फोन काट यार। हेलो। हाँ नीरज हाँ से बोल रहा हूँ। यस सर बोलिए। आपका माल तो देख लिया हमने, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं पहली बार है कि आपकी कंपनी से माल उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर बेचता हूँ और बायर बड़े बड़े हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें ये आप थोड़ी सी रियायत और करो। कर रहे तो आप एक 10 रुपए कम दे दीजिए। 10 रुपए कम? अब यार मुझे पूछना पड़ेगा पहले बॉस से, जिनसे बात हुई थी ना आपकी। हाँ जी, उनसे पूछना पड़ेगा पहले मुझे। मैं भी घर पे हूँ। 1 सेकंड नीरज जी, होल्ड करना आप। हाँ जी। अरे हेमलता, अनुज कहाँ है? इधर आ, इधर आ। भारत, शक्ल दिखा दे। मार, ये बनेगा डॉक्टर। तू भी मारी से मार। डॉक्टर बनेगा, शक्ल पे नहीं दिख रहा। दो और मार इसके। 4 साल का हो गया, डॉक्टर ने शक्ल पे डॉक्टर ना आ रहा है इसके। परे को ले जा, हेमलता, ऐसे परे को ले जा। हेलो, परे को ले जा। हेलो। हाँ जी। आप क्यों मार रहे हैं बच्चे को? बच्चे को ना मारूं, उसकी शक्ल पे नहीं लग रहा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा। 4 साल का है हमारा लड़का। मैंने हेमलता अपनी वाइफ से भी कहा, इससे भी कहा है कि इसकी शक्ल पे देख। कितना बड़ा है? 4 साल का है, 4 साल का। आज तक 4 साल का हो गया, इसकी शक्ल पे नहीं दिख रहा मुझे कि डॉक्टर बनेगा बड़े होके। खून पी रखा है इसने। हेमलता, आपकी बात ना लगे ना कल को, सही बता रहा हूँ, इतनी इससे ज्यादा मारियो इससे। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों? तो 4 साल का बच्चा जब उसकी शक्ल पे दिख नहीं रहा कि डॉक्टर नहीं बनने का वो, तो मारू ना उसे? मेरा बच्चा, ज्यादा टेढ़े मत करना। तेरे को कैसे अंदाजा हो गया कि वो डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा? हाथ मत लगाइए उसे। ये तो सही कह रहे हो तुम नीरज।
4 साल के बच्चे को देखने के बाद मुझे कैसे अंदाजा होगा कि डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है नीरज कि तुम्हें तो पेट में ही अंदाजा हो गया कि तुम्हारी जो होने वाली बेटी है वो तुम्हारा खून पिएगी और तुम्हारा नाम बदनाम करेगी। मैं तो उसको चांटे मरवा रहा था। नीरज, तुम तो जान से मार देना चाहते हो अपनी बेटी को। कितना फर्क है नीरज। तुमसे इसकी आवाजें नहीं सुनी गई, और खास तौर से तुम्हें गुस्सा इस बात का आया कि 4 साल का बेटा है, उससे मैं अभी से उम्मीद लगा रहा हूं कि पता नहीं डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, जो बोल भी नहीं सकता। और नीरज, तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्ची पल रही है, तुम उसको मार देना चाहते हो बिना अंदाजा लगाए। मतलब उसकी शक्ल देखे बिना भी उसको जान से मार देना चाहते हो। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं कि यार, लड़कियां माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करती, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, लड़का जब तक तुम्हारा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, ये कहते हैं, लेकिन लड़की जब तक तुम्हारी है जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। नीरज, कितने शर्म की बात है कि अपने वाइफ के अगेंस्ट जाके तुम कितने दिन से अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहे हो, और जब तुम्हें पता चल गया कि लड़की है और तुम्हारी दूसरी लड़की हो रही है, तो नीरज क्या हो गया अगर 11 लड़की भी हो गई? नीरज, जरा इस बात को सोचना है कि तुम्हारी बेटी जो है 4 साल की, अब तुम मोहब्बत करते हो ना, उससे प्यार करते हो। जरा इस बात को सोचना कि अगर वो बेटी तुम्हारी सो रही है और कोई चुपके से आके उसका गला घूंट दे, बर्दाश्त कर पाओगे तुम? नीरज, हमें अंदाजा नहीं होता, किसी लड़की को अबॉर्ट कराना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पेट में हाथ डाल के उसका गला घोट देना और उसको जान से मार देना और वो तड़प तड़प के मर जाए। लड़का कैसा होता है और लड़की कैसी होती है, इस बात का फर्क समझ गया मैं नीरज। तुम्हारी वाइफ एक लड़की है और तुम लड़के हो। उसकी जहनियत यह है कि जो जान है, जो दुनिया में आना चाहती है, उसको मैं जान दूंगी, उसको मैं पालूंगी। और तुम्हारी जहनियत ऐसी है कि जो पेट में बच्ची पल रही है, इसको जान से मार दो, इसको दुनिया में आने ही मत दो। कौन बेहतर हुआ नीरज, लड़का या लड़की? मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी माँ तुमसे कहती है अगर दूसरी लड़की है तो उसको मरवा दें, क्योंकि तुम्हें लड़का चाहिए। नीरज, अपनी माँ को यह समझाना बहुत प्यार से कि तुम्हारे नाना यानी कि तुम्हारी माँ के बाप अगर इसी तरह की चाहत रखते तो वो ना होती आज दुनिया में। उन्हें भी पेट में अगर कुचल दिया जाता तो जिंदगी देख पाती वो। नीरज, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और इस बात को गलत मत समझना। मैं ये चाहता था कि इस बच्चे की जान बचाऊं, और तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम बाप हो तो इसको दुनिया में आने दो। नीरज, लाखों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का खून पिया है, जिन्होंने अपने माँ बाप को बर्बाद कर दिया, और सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और उनको खुश रखती हैं और जान तक दे सकती हैं उनके लिए। नीरज, तुम्हारे यहाँ तो लक्ष्मी माना जाता है यार उसे। अगर पहली आई तो लक्ष्मी लगी और दूसरी आई तो तुम्हें पेट में ही अंदाजा हो गया कि सब कुछ लूट के चली जाएगी। अब तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि बच्ची बचाने के लिए सेल्फी विद डॉटर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सेल्फी से पहले रहम विद डॉटर। उसे इतना हक दो कि वो दुनिया में आए, उसके बाद वो सेल्फी खिंच पाएगी। दुनिया में आने के बाद डिसाइड करो ना यार कि कौन गलत या कौन सही। ये किसने मना लिया रिवाज, हमारे दिमाग में किसने घुसा दिया कि लड़कियों को जीना हराम कर दो? पहले तो पेट से मत निकलने दो, और फिर घर से मत निकलने दो, और शादी हुई तो ससुराल से मत निकलने दो। आई एम सॉरी नीरज, बुरा मत मानना प्लीज। लड़की होगी और उसे हम जन्म देंगे और वो हमारे साथ ही रहेगी। नावेद जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। हेलो सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है। हाँ जी हाँ जी। क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप? इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है। कनेक्ट नहीं हो पाता है। सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें। वो सारी चीजें हो जाएगी। आप ये सिक्योरिटी के कारण आपका डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ? 13 जुलाई 1990। बीच में ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट वो कोई सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस है 3rd के 35/14A, फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा। कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको। सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों? क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म। मेरा सनसाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है, बाकी तो चला ही नहीं। सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ? राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा? मुझे बता तो दो। तो मैं आपको, अरे मैडम, सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल थोड़ा सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे? मैं सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
यार हूँ। सबसे वो मांगे जा नहीं रहे तो हो मैं, details, अरे कोई हद मैडम होती है? आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है पहली बात तो ये है कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये है कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे हैं आप, दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप? नहीं। हेलो हेलो बेटा नवनीत, आप कौन? पापा कहाँ हैं? पापा तो बाहर हैं, आप बताइए। बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात में। तो अभी आपके पास 1 मिनट है क्या? लेकिन आपको काम क्या है? बस 1 मिनट तक मेरे को आपको डांटना था। पापा ने कहा था। चुप कर! पापा ने कहा था। मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। क्या हुआ अंकल? बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना। मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में। अब मुझे क्यों डांट? चुप कर! एक थप्पड़ मारूंगा ना आंखें सीधा हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। बिगड़ी हुई औलाद कहीं की, अपने माँ बाप का होश नहीं है, एक उठा के मारूंगा ना एक। किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मैंने आपसे तो कुछ के पापा जल्दी काम से निकल गए ना, हाँ। उनका कुछ मूड खराब हुआ था आपको लेके, मेरे को मैसेज किया उन्होंने, मेरे से ही बात नहीं करी कि मैं बहुत आज बिजी हूँ, तो आप एक काम करना, आप ना नवनीत को फोन करके मेरी तरफ से डांट देना। आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ। पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा है तूने? पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं। पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना। लेकिन बुरी क्या लगी? एक मारूंगा। मैंने बदतमीजी क्या करी थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं? कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में। एक मरना घुमा के मैंने की नहीं। अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी। ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे। क्या बोलूं? नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे। हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका, लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी। ओ थैंक गॉड। 1 मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूं भैया, आप ही का वेट कर रहा था मैं। ले लो आप। जी सर बताइए। 1 सेकंड भाई साहब, ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा और वो चार्जिंग के लिए मैं प्लग में लगा रखा है। 1 सेकंड होल्ड करना आप। हाँ, पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से। सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है, ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी, प्लीज। क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। 1 सेकंड आप होल्ड करो। सामने बता दे, मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। तो भाई साहब सही तो कह रहा, आपके भले के लिए तो कह रहा, दिमाग तो ठीक है आपका। वो ये कह रहा मेरी जान चली जाएगी। एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो। तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे। आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं। यही तो कर रहा था ये इंसान, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी। इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों का तरीका ही तो है समझाने का। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए। उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो, तुम्हारी जान बच सकती है। तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है।
इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा। आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए। जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के? ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारें आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस पे। पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।